नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से संबंधित अपनों ने शुरू किया था व्याकरण शिक्षण। तो देखते हैं व्याकरण शिक्षण के संबंध में अपन और क्या चीज देख सकते हैं, उसके बाद अपन शिक्षण विधियों को भी शुरू करेंगे। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण में मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले अपनों ने अर्थ परिभाषा देखा, उसके बाद अपनों ने उससे संबंधित विभिन्न चीजें देखी। अब एक चीज और बच जाती है कि भाई व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अपन क्या करें, कौन से ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिससे व्याकरण शिक्षण रुचिकर बन जाए और बालक है वो अनायास ही उसमें रुचि लेने लगे। तो देखते हैं व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय। ये चीज अपन इस क्लास में देखेंगे। कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन कौन सी क्लास में जा रहे हैं, यानी जो शिक्षक है उसको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सी क्लास में जा रहा है पढ़ाने के लिए। अगर वह 6th क्लास में जा रहा है, 6ठी क्लास में जा रहा है, तो उसे 6ठी के स्तर के अनुसार ही पढ़ाना है, ठीक है। 6वीं क्लास में जा रहा है तो उसी के स्तर के अनुसार पढ़ाना है। और यदि वह 10वीं क्लास में जा रहा है तो 10वीं क्लास में उसे उन्हीं के स्तर के अनुसार अध्ययन करवाना है या अध्यापन करवाना है। ये शिक्षक को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिक्षक बालक के स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षण करवा रहा है तो ये पहला और महत्वपूर्ण कारक होता है व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने का। कैसे? अब मान लीजिए कि बालक का स्तर तो है 6ठी क्लास का, आप उसे 12वीं का व्याकरण पढ़ा रहे हो। तो जैसे ही आपने 12वीं का व्याकरण पढ़ाना शुरू किया, बालक उन चीजों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। अब बालक की वो दिमाग के अनुकूल ही नहीं है, उसका लेवल ही नहीं है। तो लेवल नहीं है तो वो फिर उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जैसे ग्रहण नहीं कर पाएगा तो वो उनसे दूर भागने का प्रयास करेगा, वो उसमें रुचि नहीं ले पाएगा। तो इसलिए सबसे पहली बात अपन क्या कह सकते हैं, अपन अच्छे से लिख लेते हैं इसको। तो सबसे पहला उपाय कौन सा अपन मान सकते हैं कि भाई अध्यापक द्वारा बालक के स्तरानुकूल शिक्षण करवाया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा बालक के स्तर के अनुसार, बालक का 6ठी क्लास का स्तर है तो उसी के अनुकूल, यदि वह स्तर के अनुकूल शिक्षण करवा रहा है तो वह शिक्षण अवश्य ही रुचिकर बनेगा। पहला और महत्वपूर्ण कारक तो ये हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात अपन क्या कहें कि भाई बालक ने क्लास में आना ही शुरू किया है और उसी समय आप व्याकरण शिक्षण के नियम बताने लगो, परिभाषाएं बताने लगो और उसे ये कहो कि भाई ये चीजें तुझे बहुत काम में आएगी, तुझे इन चीजों को याद करना है, तुझे इन चीजों को पढ़ना है। बालक नहीं समझ पाएगा। उसी प्रकार से जैसे छोटा बालक होता है ना, बाल्यावस्था में, या फिर अपन यूं कहे कि पूर्व बाल्यावस्था के बालक, उस बालक को बहुत अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दे दीजिए, परंतु फिर भी उसे लोगों को सताने में हमेशा ही आनंद आएगा, वो उन चीजों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। जैसे पूर्व बाल्यावस्था का बालक है, वो बुजुर्गों को चिढ़ाने में आनंद महसूस करेगा। छोटे छोटे जीव है, जैसे बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा, उसको उठा उठा कर फेंकने में उसे बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। और उस समय उसे एक आदर्श भाषण दीजिए, बेटा इनको भी चोट लगती है, इनको ये होता है, इनको तकलीफ होती है, उस पर कहीं असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है
कि भाई ये नहीं है कि भाई जाते ही उसको अच्छा सा भाषण देने लग जाए या अच्छे तरीके से व्याकरण का ज्ञान करवाने लग जाए नियमों के अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें जब तक बालक प्राथमिक स्तर में है, प्राथमिक स्तर पे है यानी 5वीं क्लास तक बालक पढ़ रहा है, तब तक उसे कोई भी व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाना। उसे नहीं बताना भी ए प्लस ए बनकर क्या हो जाता है आ, कहीं नहीं बताना। उसे सीधा का सीधा स्वरों का ज्ञान करवाओ। बे ए 11 स्वर होते हैं, ए आ ई उ ऊ, उस तरीके से उसे पढ़ाओ। यानी उसे सीधी भाषा में कहूं तो सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक स्तर तक बालक को व्यावहारिक व्याकरण पढ़ाओ। यानी आम बोलचाल में जैसे जैसे उसको वाक्य सिखाते जाओ, जैसे अपन सुलेख पढ़ाते हैं ना बालक को, तो सुलेख लिख दो तो उससे उसे माँ की ममता महान होती है, वो ये वाक्य सीख जाएगा। धीरे धीरे वो वाक्यों का निर्माण करना भी सीख जाएगा। तो इस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर उसे नियमावली नहीं बतानी है, उसे भाषा का या उसे व्याकरण का सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान करवाना है। यदि आप व्यावहारिक ज्ञान करवाते चलोगे तो बालक अवश्य ही उसमें रुचि लेगा। तो अपन कह सकते हैं कि भाई प्राथमिक स्तर तक बालक को व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान करवाया जाना चाहिए। यानी इस समय तक बालक को व्यावहारिक ज्ञान ही करवाना है। ऐसे नहीं कि अपन सिद्धांत समझाने लग जाएं, बालक के ऊपर से जाएंगे और कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके बालक को विद्वान बनाने के चक्कर में आप सिद्धांतों का ज्ञान करवाने लगे और बालक हमेशा के लिए पढ़ाई ही छोड़कर या व्याकरण पूरी को छोड़कर ही कहीं भाग जाए। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अपने 2 उपाय अपनों ने देखे व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के। तो इसके माध्यम से अपन व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। इसकी सहायक की बात और है, भी अपन व्यावहारिक ज्ञान करवा रहे हैं, साथ साथ जैसे ही बालक का स्तर बड़ा हो जाए, यानी बालक उच्च स्तर में आ जाए, ये तो प्राथमिक स्तर था, ठीक है, बालक उच्च स्तर में आ गया। अब उच्च स्तर पर आने के बाद क्या करेंगे, उच्च स्तर के बालक को उत्तरोत्तर कठिनाई के स्तर में लेकर जाएंगे। बे आप ऐसे थोड़ी ना कि 10वीं क्लास के बच्चे को 6ठी क्लास वाली ही बुक पढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, 6ठी क्लास की बुक से 7वीं का लेवल थोड़ा सा कठिन होगा और 7वीं से 8वीं का लेवल थोड़ा हार्ड होगा, कठिन होगा, और 9वीं 10वीं इस प्रकार से धीरे धीरे कठिनता स्वर बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए कि बालक उच्च स्तर पर आ गया, तो उच्च स्तर पर आने के बाद आप बालक को व्याकरण के सिद्धांतों का, नियमों का ज्ञान करवाओगे। बालक को व्याकरण का ज्ञान करवाओगे, उसके सिद्धांतों का, उसके नियमों का, सब चीजों का ज्ञान करवाओगे। तो उस समय फिर बालक के संबंध में या बालक के समक्ष क्या रख दीजिए, क्यों रख दीजिए और कैसे रख दीजिए, ये 3 शब्द रख दीजिए बालक के समक्ष। और आप बालक को इन्हीं के उत्तर तो समझाएंगे, इन्हीं का अर्थ आप स्वयं देंगे और बालक को भी इन्हीं का अर्थ खोजने के लिए कहेंगे। ये नहीं हो कि आपने कह दिया कि भाई ये जो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण विद्या की व्याक्रिया करने वाली विधा है, तो बालक रट्टा लगा रहा है, विद्या की व्याक्रिया करने वाली विधा है, करने वाली विधा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा है कि उच्च स्तर पर जैसे ही बालक जाए तो उससे रटने की प्रवृत्ति जो है वो छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति। और यहाँ पर यूं लिखा जा सकता है कि रटने की प्रवृत्ति से बालक को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी उसका उत्साह कम करना चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान दे, समझने पर ध्यान दे। तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई। एक तो बालक जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाता है तो उत्तरोत्तर उसका कठिनाई स्तर बढ़ना चाहिए,
क्यों? क्योंकि यदि 10वीं क्लास के बच्चे को आप छठी का व्याकरण पढ़ाओगे तो वो रुचि नहीं लेगा। क्यों रुचि नहीं लेगा? क्योंकि उसे वो बहुत आसान लगेगी, तो वो कहेगा नहीं ये चीज तो मैं नहीं देखूंगा, तो वो देखेगा ही नहीं। वो फिर क्या करेगा, यदि आप उससे संबंधित उस लेवल की क्लास दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो फिर वो किसी के बैग छेड़ेगा, किसी अन्य बच्चे को तंग करेगा, ऐसे काम वो करने लग जाएगा। तो इसलिए एक तो बालक को उत्तरोत्तर कठिनाई स्तर दिया जाना चाहिए ताकि उसकी रुचि बनी रहे। इसके बाद क्या, और एक उसको रटने की प्रवृत्ति से दूर लेकर जाया जाना चाहिए। तो इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, अपन देख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो बालक के स्तर के अनुसार उत्तरोत्तर कठिनाई स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। यानी उत्तरोत्तर का मतलब लगातार जैसे जैसे वो बड़ी क्लासेस में जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कठिनाई स्तर है वो निरंतर बढ़ता जाना चाहिए, कठिनाई स्तर ऊंचा होता जाना चाहिए। ठीक है, तो छठी क्लास के बालक को छठी का, परंतु 7वीं क्लास की जब उसके पास पुस्तक आए, जब आप पढ़ाने चाहें तो आप चाहिए छठी क्लास में भी वर्ण पढ़ा रहे हैं, 7वीं में भी वर्ण पढ़ा रहे हैं, पर छठी में जो वर्ण पढ़ा रहे हैं उनसे 2 चीज नहीं आप 7वीं में बताएंगे। तो इस प्रकार से उसका कठिनाई स्तर बढ़ना चाहिए। और उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, उसके बाद यूं बताया कि भी बालक में धीरे धीरे समझने की प्रवृत्ति का विकास किया जाना चाहिए। अर्थात रटने की प्रवृत्ति से उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। ये चीजें 2 चीजें हैं, एक तो उत्तरोत्तर कठिनाई स्तर बढ़ना चाहिए, दूसरा समझने की प्रवृत्ति का विकास हो। और अपन देखते भी है भाई उच्च स्तर में जाने के बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, बालक कितना रट्टा लगाएगा, तो इसलिए उसमें समझ बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन कौन कौन सी चीजें इसमें देख सकते हैं। तो और देखिए, एक बात, चाहे आप छोटी क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, चाहे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ाने जा रहे हो, एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे नहीं है कि जाते ही लेक्चर शुरू करें और लेक्चर ही लेक्चर देते जाएं। कहीं न कहीं शिक्षण को, चाहे छोटी क्लास में हो चाहे बड़ी क्लास में हो, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और उसके लिए आप किसी भी दृश्य या श्रव्य सामग्री की सहायता ले सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ग्लोब या मैप क्लास में लेकर जाइए साथ में। यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी से संबंधित किसी भी कवि का अध्ययन करवा रहे हैं तो उसका छाया चित्र, उसका जो चित्र है वो क्लास में लगाया जाना चाहिए और उसके बारे में बताया जाना चाहिए रुचिकर तरीके से। तो वो शिक्षण हमेशा ही प्रभावशाली माना जाता है कि यदि आप दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता से शिक्षण करवा रहे हैं तो वह आपका शिक्षण प्रभावशाली होगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अगला जो उपाय क्या हो सकता है कि शिक्षक को शिक्षण रुचिकर बनाने हेतु
सॉरी, शिक्षण रुचिकर बनाने हेतु क्या किया जाना चाहिए? श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता लेनी चाहिए। एक तो ये बात, ठीक है। वे शिक्षण रुचिकर है, रुचिकर के लिए तो उपाय बता रहे, तो रुचिकर बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता लेनी चाहिए। अब हिंदी में अनेक ऐसे वर्तमान में कवि है जो प्राचीन हमारे जो कवि थे, पुराने हमारे जो पूर्वज थे, उनकी विभिन्न रचनाओं को उद्घाटित कर रहे हैं, यानी उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए उनके संबंध में विभिन्न प्रयास कर रहे हैं, उनकी रचनाओं का परिचय करवा रहे हैं, रचनाओं को गा गा कर बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी चीज को आप साथ लेकर जा सकते हैं। एक करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी शिक्षण के लिए अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यदि बालक को आप अभ्यास करवा रहे हैं तो बालक में वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा, और स्थायी हो जाएगा तो वो उन चीजों को सीखेगा। फिर उसे कोई नई चीज बताई जाए तो धीरे धीरे उसको उसके अंदर ऐड करनी होगी। तो इसलिए अब मान लीजिए कि आपने आज की क्लास में कुछ भी सीखा, ठीक है, उसके बाद उसको आपने देखा ही नहीं, उसके बाद यदि आपको नई चीज बताई जा रही है तो ये उससे संबंधित होने पर भी आपको कोई रुचि व आनंद महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस चीज को आप भुला चुके हो। तो इसलिए क्या किया जाना चाहिए कि बालक को निरंतर अभ्यास है तो प्रेरित करना चाहिए, और ऐसे नहीं है कि वे बालक को कह दो कि भाई दोबारा जल्दी से रिवीजन कर लीजिए फिर मैं आपसे सुनूंगा। नहीं, उसे अनेक अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से उससे अभ्यास करवाया जाना चाहिए ताकि उसमें रुचि बनी रहे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन लिखते हैं कि ये क्या चीज हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कौन कौन सी चीजों को अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि शिक्षक द्वारा शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु बालक से भिन्न यानी अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में अभ्यास करवाया जाना चाहिए। ये लीजिए, शिक्षक द्वारा शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु बालक से भिन्न भिन्न रूपों में अभ्यास करवाया जाना चाहिए। अब भिन्न भिन्न रूपों में कह सकते हैं, भिन्न भिन्न रूपों से कह दो, या अपन यूं कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तरीकों से अभ्यास करवाया जाना चाहिए। अब वो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं कि भी किस तरीके। चलिए मैं यहाँ पर एक चीज समझा देती हूँ आपको। देखिए, एक पाठ आपने पढ़ा दिया बालक को, ठीक है। अब बालक को आपने उसी पाठ में एक पैराग्राफ चुना और आपने बालक को कह दिया कि भी इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, फिर आप से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपने क्या किया, उसमें उसी पैराग्राफ से संबंधित रिक्त स्थान की पूर्ति वाले
रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 5 प्रश्न बनाकर दे दिए और बालक को कहा कि भाई इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब बालक यूं सोचेगा, अच्छा इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, अब की बार पूछिए, अब की बार मैं अच्छे से जवाब दूंगा। फिर दोबारा आप दूसरी पद्धति को अपनाइए, वो नहीं अपनाइए, तो इस प्रकार से बालक की रुचि सदैव बनी रहेगी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि शिक्षक द्वारा शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु बालक से भिन्न भिन्न तरीकों द्वारा अभ्यास करवाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपन पहला तरीका ये देख सकते हैं, उसके बाद और भी तरीकों की अपन जानकारी लेंगे। तो और कौन कौन से तरीके यहाँ पर कहे जा सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपनों ने देख लिया कि भाई रिक्त स्थान की पूर्ति बालक से करवाइए। जैसे जैसे वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेगा उसकी रुचि भी बढ़ती जाएगी और साथ साथ वो इससे संबंधित सीखने भी लगेगा। तो पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति महत्वपूर्ण बता रही हूं मैं। आप एक शब्द ले लीजिए या फिर आपने जो भी लेसन करवाया है, अभी हिंदी में कोई भी चीज करवाई है, मान लीजिए कि आप व्याकरण से संबंधित सीधा का सीधा मुहावरे टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो मुहावरे में एक मुहावरा दे दीजिए आप। कौन सा? जो नाकों चने चबाना या नाक चने चबाना, नाकों चने चबाना, कोई भी हो, या फिर अपन आंखें लाल होना, ये मुहावरा है। ठीक है, एक मुहावरा है आंखें लाल करना या आंखें लाल होना। अब आप बालक को कहो कि भी इससे संबंधित वाक्य का निर्माण करो, इसको वाक्य में प्रयोग करो। तो वाक्य निर्माण यदि अपन करवाएंगे तो इसके माध्यम से भी विषय वस्तु, अब मान लीजिए कि बालक इसको वाक्य में प्रयोग करना सीख जाएंगे कि भाई आंखें लाल करना या आंखें लाल होना तो किसका मतलब होता है, अत्यधिक क्रोध का प्रतीक होता है। तो फिर बालक यूं समझ जाएगा कि भाई इसका अर्थ क्या है और फिर ये इस चीज को कभी भी नहीं भूलेगा। तो अपन यहाँ पर क्या चीज समझ सकते हैं, अपन यहाँ पर ये चीज समझ सकते हैं कि भाई वाक्य के निर्माण के द्वारा भी बालक को अभ्यास करवाया जा सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने एक बालक को कोई भी वाक्य दे दिया, ठीक है, आपने वाक्य यूं दिया कि राधा घर जाती है, ये वाक्य है। तो आपने यूं कह दिया कि वाक्य में लिंग बदलो, लिंग बदलो। अब जैसे ही बालक राधा घर जाती है वाक्य का लिंग बदलेगा तो वो पुल्लिंग को ढूंढ कर लाएगा। अब पुल्लिंग को ढूंढ कर लाएगा तो मान लीजिए कि उसने राधा की जगह क्या कर दिया, श्याम। तो इस आधार पर वह इस वाक्य का पूरा अर्थ भी समझ जाएगा, वाक्य निर्माण भी समझ जाएगा। तो आप लिंग के माध्यम से या लिंग परिवर्तन के माध्यम से भी आप वाक्य का या फिर व्याकरण का बहुत अच्छे से ज्ञान करवा सकते हो। तो लिंग परिवर्तन, यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि भाई बालक को आप वहां पर 2 वाक्य दीजिए। 2 वाक्य कौन कौन से, कि मोहन स्कूल जाता है, एक तो ये वाक्य सीधा का सीधा, और एक दूसरा वाक्य यूं दे दीजिए कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ये 2 वाक्य है। आप यहां पर बालक को कह दीजिए कि भाई मोहन का वचन बदलो, वचन बदलो, और यहां पर पुस्तक का वचन बदलो, इनका वचन परिवर्तित करो। अब आप देखिए कि मोहन, मोहन किस में है, एक वचन में है। तो मोहन स्कूल जाता है, तो अपन जैसे ही वचन चेंज करेंगे तो मोहन की जगह वे कर देंगे, वे स्कूल, फिर यहां पर भी परिवर्तन होगा जाते, और फिर यहां पर भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से बालक यदि ये करना सीख जाता है तो बालक वाक्यों में किस प्रकार से शब्द प्रयोग होते हैं, किस प्रकार से वचन का प्रयोग होता है, और बहुवचन में कौन सा है आता है, क्रिया किस रूप में बदलती है, ये चीजें भी सीख जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा कि आपने कहा कि भाई पुस्तक का वचन चेंज कीजिए। अब पुस्तक एक है, अब इसका बहुवचन बनाना है, तो अपन क्या कर देंगे, अपन कर देंगे पुस्तकें।
अब पुस्तकें यदि बालक करता है तो वो संज्ञा का वचन चेंज करना भी सीख जाएगा। ये संज्ञा है और यहाँ पर क्रिया का वचन भी सीख रहा है, और यहाँ पर मोहन पुस्तकें पढ़ता है, यहाँ पर क्रिया नहीं बदलेगी। तो इस तरीके से बालक है वो वचन बदलने के साथ साथ क्या सीख जाएगा, वो व्याकरणिक ज्ञान प्राप्त करेगा। तो वचन परिवर्तन। आप है ना बालक को, मान लीजिए कि आप बालक को यूं बता रहे हैं कि भी राकेश किसे कहते हैं, तो आपने तोड़कर बता दिया कि राका जोड़ीस यानी राका रात्रि को कहते हैं, ईश का मतलब स्वामी होता है। तो रात्रि का स्वामी कौन होता है, तो चांद होता है। तो आपने यूं कह दिया कि भाई चांद का ही ये पर्यायवाची शब्द है, क्या, राकेश। तो इस प्रकार से पर्याय शब्दों के माध्यम से भी आप व्याकरण का ज्ञान करवा सकते हो। कहीं भी कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो बालक के सामने कोई ऐसा शब्द, ऐसा पर्याय शब्द रखिए कि बालक है वो इसे आसानी से समझ जाए। और मान लीजिए कि आप वर्णों का करवा रहे हो और वर्णों के भेद करवा रहे हो कि भी दीर्घ स्वर, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं दीर्घ बालक को समझाऊं कैसे, तो इसका विलोम कर दीजिए ना कि भी दीर्घ जो होता है वो बड़ा होता है, तो इसका विलोम क्या होता है, लघु होता है। अब लघु तो बालक जानता ही है, छोटा होता है, तो इसलिए वो समझ जाएगा कि हाँ दीर्घ बड़ा है। यानी आप विलोम शब्दों के माध्यम से भी बालक को अभ्यास करवा सकते हो। तो पर्याय शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो यहां पर अपन कहना चाहते हैं कि भाई बालक को अभ्यास करवाना है और एक ही रीति से नहीं करवाना। ये नहीं कि क्लास में गए और रोजाना जो पाठ पढ़ाया हाँ अब खुद से पढ़ लो, अभ्यास करो उसका। या फिर पीछे का पाठ पढ़ाया था, पहले बालकों को यूं कह दिया कि भैया आप खुद से पहले पीछे का रिवीजन करो, उसके बाद में मैं सुनूंगा। नहीं, आप अनेक तरीके से, जिससे क्या होगा कि आप यूं कहेंगे, जैसे मान लो मैंने अभी राका जोड़ीस बताया और चांद बताया, तो फिर मैंने अगले दिन क्लास में कहा कि भाई चांद का पर्याय कौन सा शब्द आपको बताया गया था। बालक जल्दी से मतलब उसमें रुचि लेकर बताएंगे राकेश, क्योंकि राका जोड़ीस बताया था। तो इस प्रकार से अपन अभ्यास भी करवाएं और वो भी किस किस के माध्यम से, भिन्न भिन्न तरीकों के माध्यम से, तो बालक है वो स्वतः ही इसमें रुचि ले पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के अपनों ने जो अनेक उपाय देखे हैं, उन उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय है कि बालक को अभ्यास करवाना है। और अभ्यास किन किन तरीकों के माध्यम से, अनेक तरीकों के माध्यम से। इसमें आप रिक्त स्थान की पूर्ति के माध्यम से करवा सकते हैं, वाक्य निर्माण के माध्यम से, वचन लिंग परिवर्तन के माध्यम से, पर्याय शब्दों के माध्यम से, विलोम शब्दों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने का उपाय। अगर बहुत छोटा बालक है, अगर बहुत छोटे बालक हैं, तो उनको व्याकरण शिक्षण जो है वो आप जो विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, ड्राइंग होती है, उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बालक को व्यवहारिक भाषा, छोटे बालकों को कौन सी भाषा देनी, किस प्रकार से आपको व्याकरण का ज्ञान देना है, हम देख चुके हैं कि व्यावहारिक रूप से, नियम और सिद्धांत तो रटवाने नहीं है। तो व्यावहारिक जो ज्ञान आप करवा रहे हैं, व्यावहारिक ज्ञान किसका, व्याकरण का, तो वो किसके माध्यम से आप करवा सकते हैं। यदि शिक्षण विधियों की बात करें तो देखिए भाषा शिक्षण की या व्याकरण शिक्षण की अनेक विधियां हैं और उनमें एक विधि है भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग विधि द्वारा आप यदि शिक्षण करवाते हैं तो शिक्षण आपका प्रभावी माना जाएगा, रुचिकर भी बन जाएगा। तो इसलिए व्याकरण की क्लास को आप रुचिकर बना सकते हैं, उसके अनेक तरीके हैं और इस तरीके से रुचिकर बनाकर आप व्याकरण शिक्षण करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने देखे शिक्षण को रुचिकर बनाने के उपाय।
अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां, जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर माना जा सकता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।